अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज के दिन बड़े अहम मामलात हुए हैं जनाब। एक तो सुप्रीम कोर्ट से एक वजाहत जारी की गई है और ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ही जारी की गई है, जिसमें उन्होंने ये रुजू किया था कि क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से जो आज़ाद अरकान हैं उनको किधर कैसे शामिल करना है। उनका कहना था कि ये अबहाम बाकी है। आज इस हवाले से अगरचे ये काफ़ी देर पहले रुजू किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज के रोज़ 8 जज साहिबान की तरफ से ये वजाहत जारी की गई है और वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि वो तमाम अरकान जिन्होंने PTI के बयान हल्फी जमा करवा दिए हैं वो PTI के ही अरकान हैं और उनको एज इट इज़ नोटिफाई किया जाए। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को ये भी खरी खरी सुना दी हैं कि ये सारे मामलात बज़ाहिर ऐसा लग रहा है बादिउन नज़र में कि ताख़ीरी हरबे हैं। और फिर ये भी कहा कि फ़ौरी तौर पर मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल किया जाए वरना इसके नताइज होंगे। तो ये एक बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर वजाहत जारी की गई है, क्योंकि ये उस टाइम पे मामला फ़ैसला सामने आया है कि जब हुकूमत एक आइनी तरमीम करना चाहती है और इस सिलसिले में उनके पास नंबर्स कम हैं, लेकिन वो नंबर्स की तलाश में इधर उधर कोशिश कर रहे हैं। अब उनका ये दावा था कि उन्होंने नंबर्स पूरे कर लिए हैं, जिसमें बहुत से लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि PTI के वो 41 लोग जो कि पहले मरहले में PTI के लोग डिक्लेयर नहीं हुए थे, शायद उनमें से कुछ लोगों को तोड़ लिया गया है या उनकी हिमायत हासिल कर ली गई है। लेकिन अगर आज के फैसले के तनाजुर में देखा जाए तो फिर इसका भी अब इम्कान महदूद नज़र आता है। तो क्या अब ये आइनी तरमीम हो पाएंगी या नहीं, और इसमें कहाँ पर कौन सी जमात खड़ी होगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। आज बड़ी गर्मा गर्म तकारीर भी हुई हैं कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, उनका भी जायज़ा लेंगे। और फिर एक और मुकदमा जो दर्ज किया गया है इमरान खान साहब के ऊपर बगावत का, उनकी एक ट्वीट के ऊपर, उसका क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग ये मुकदमा साबित हो सकता है उनके लिए, इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज ख़ास तौर पर खुशामदीद कहते हैं जी, हमारे साथ आज PTI के सीनियर रहनुमा अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब मौजूद हैं और आप उनके ज़ाहिर लीगल टीम का भी हिस्सा हैं, तो ज़्यादा हमें आज क्लैरिटी से क़वानीन के हवाले से और जो आज का फ़ैसला है उसके हवाले से भी बात करने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ, इससे पहले कि मैं अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब आपकी तरफ आऊँ, मुझे मौका दीजिएगा इमरान साहब से बात का आगाज़ करते हैं। इमरान साहब, आज का जो ये वजाहती फ़ैसला एक जारी हुआ है 8 जजेस की जानिब से, इसकी टाइमिंग को भी आप कैसे देखते हैं, और फिर आप समझते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई चॉइस नहीं है कि अब वो फ़ैसले पे अमल ना करे मखसूस नशिस्तों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, सीधी सी बात है कि टाइमिंग इसकी बहुत अहम है और ये टाइमिंग इसलिए भी अहम है कि इसको आप दो हवालों से अहम कह सकती हैं। एक तो ये कि जज साहिबान की तरफ से आज इस वक्त पे ये वजाहत आना एक तरह से ये है कि इसको आप कानून की बालादस्ती भी करार दे सकती हैं कि उन्होंने इसलिए ज़रूरी समझा कि ये ना हो कि किसी इबहाम की सूरत में मामला गलत हो जाए और जिससे बाद में उसके नताइज भुगतना पड़े। दूसरी तरफ जो लोग उन जज साहिबान पे इल्ज़ाम लगाते हैं उनके मौक़िफ़ को भी तायद मिलती है इस तरह से कि क्या जज साहिबान ने ख़ुद को वाकई इस हद तक इन्वॉल्व कर लिया है कि वो इस हद तक आ गए हैं कि बिल्कुल फ्रंट फुट पे ही आके उन्होंने ख़ुद हिस्सा बनना शुरू कर दिया। बहरहाल ये हमारी बहस नहीं है, ये तो उन कानूनी माहिरीन जाने और वो जाने। लेकिन आज का जो फ़ैसला है, बहरहाल आज की जो वजाहत है, मैं ये समझता हूँ कि फ़ौरी तौर पे अगर ये समझा जाए तो आइनी और कानूनी तौर पे तो देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन को इस पे अमल कर देना चाहिए, क्योंकि जज साहिबान ने ये जिस तरह से क्लियर किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पे अभी अमल हो। हाँ, उसकी हाँ जी, अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये है समीना कि अभी रिव्यू पिटिशन बाकी है। रिव्यू पिटिशन जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है। समीना सुन लें, पहले सुन लें बात। इलेक्शन कमीशन जो हमारे वाकफान हाल हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में और हुकूमती हलकों में इस वक्त बाकायदा इस पर डिस्कशन भी, इस फैसला आने के बाद, ये वजाहत आने के बाद डिस्कशन भी हो रही है कि और उन्होंने ये उसमें एक ऑप्शन ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि जनाब मामला ये है कि क्योंकि इस सिलसिले में इलेक्शन एक्ट का जो कानून बन चुका है, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हो चुकी है और उस कानून का इतलाक़ माजी से क्योंकि होना है, इसलिए अब वो कानून बन चुका है, उस दूसरे कानून की होते हुए
ये जो मेंबरान है ये एक दफ़ा हलफ उठाने के बाद दोबारा हलफ नहीं उठा सकते, यानी हम अभी उस तरह से बाकी है। अब इसमें क्या मामला होता है, किस तरह से होता है, अभी हम अबूजर नियाजी साहब से भी पूछेंगे। ये जो आपका पॉइंट है, हाँ जो हुकूमत उठा रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये तो फिर नजर सानी में वो एक प्ली के तौर पर देखा जा सकता है। अभी तक के लिए तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि ये फैसला मौजूद है और इस फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन कानून भी मौजूद है और उसका इतलाक भी माजी से होना है, वो कानून भी तो मौजूद है ना। लेकिन चलिए अब सलमान न्याजी साहब से ही राय लेते हैं, क्योंकि वो कानूनी माहिर भी हैं, वो कैसे देखते हैं। जी सलमान न्याजी साहब, खुशामदीद आपको। और सबसे पहले तो जो आज ये वजाहत जारी की गई है, इसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके ख्याल से आईनी तरमीम से एक दिन पहले अगर इस किस्म की वजाहत आई है तो ये तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जैसे हुकूमत को रोका गया आईनी तरमीम से। आप ऐसे देख रहे हैं इसको? देखें, ये वजाहत का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लें। ये इलेक्शन कमीशन ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि हमें थोड़ा वजाहत करें कि पार्टी का कोई इनका स्ट्रक्चर नहीं है। क्या ये सर्टिफिकेट जो चेयरमैन को इन्होंने जमा कराए हैं वो चेयरमैन हमारे कागज़ों में चेयरमैन नहीं है, तो ये कैसे हम इसको एंटरटेन करें, और ये बेसिकली सारी चीज़ थी। उसका फिर हमने जवाब जमा कराया था, उसमें इलेक्शन कमीशन की बदनीति हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमने बताया था कि किस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आज कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबूझ के इसको डिले कर रहा है टू डिफीट द पर्पस ऑफ द कोर्ट एंड जस्टिस। और मेरी नज़र में तो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी ये चार्जशीट है, ये मिसकॉन्डक्ट का केस बनता है मेंबर्स के ख़िलाफ़। और जहाँ तक दूसरी बात है, इस चीज़ से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जी जो 41 MNAs थे वो भी अब PTI के ही डीम्ड होंगे, क्योंकि उन्होंने सारे लवाजमात पूरे कर दिए थे एज़ पर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जहाँ तक बात है देबी इमरान साहब भी कर रहे थे, इसी से मैं ज़रा निकाल लूँ कि जो तरमीम की है उन्होंने उसको रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई किया है। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है, ओरिजिनल जजमेंट जो दी है वो आइन की तशरीह करते हुए दिया है, आर्टिकल 51 की और आर्टिकल 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आप अमेंड कर दें कोई सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसे कि सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रूल या रेगुलेशन, उसको बेशक रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करें, जिस तरह मर्जी करें, लेकिन जब आइन की तशरीह की हुई जो जजमेंट होती है उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ सकता, ना आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई कर सकते हैं उस पर रिलाई करके। एक चीज़ तो क्लियर है। तो मेरे ख्याल से तो ये जो गवर्नमेंट का प्लान था, एक कोई आइनी तरमीम वो करना चाह रहे थे, जिसको ये जुडिशल पैकेज कहते हैं। मैं तो इसको कहता हूँ काबू पैकेज, क्योंकि इन्होंने जुडिशरी को काबू करने के लिए ये पैकेज इंट्रोड्यूस कराया है। वो मुझे अब उसके कोई मकान नजर नहीं आ रहे कामयाब होते हुए। मेरे ख्याल तो मैं अभी आती हूँ। सलमान न्याजी साहब, एक चीज़ और बताइएगा, ये भी आज मैं सुन रही हूँ कि कुछ आपके अराकीन जो 41 वाले अराकीन थे उनमें से अभी तक 2-4 ऐसे हैं जिन्होंने बयान हल्फी ही जमा नहीं कराए। तो आप इस पे कुछ एग्जैक्ट फिगर बता सकते हैं कि कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं कराए? मेरी जो लास्ट हमारी हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी पार्टी की, उस पर अभी शायद इसमें डेवलपमेंट हो गई हो। उस वक्त तो एक हमारे मेंबर ने नहीं जमा कराया था, बाकी सब ने करा दिए थे। तो अभी शायद उन्होंने भी करा दिया हो। ये मैं आपको 15 दिन पहले की पोजीशन बता रहा हूँ। अब तो देखें, हमने पार्टी की तरफ से, पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से डायरेक्शंस भी दी हुई हैं कि आप लोगों ने अब्सटेन करना है, आपने वोट नहीं करना। और अगर कोई शख्स या कोई हमारा मेंबर, पहले हमें कॉन्फिडेंस है कोई उधर जाएगा नहीं, हालांकि ब्लैकमेल बड़ी बुरी तरह किया जा रहा है, डराया भी जा रहा है रियासत के इदारों की तरफ से, लेकिन कोई जाएगा नहीं। अगर कोई शख्स चला भी जाता है तो उसका ना वोट काउंट होगा, ना उसकी साथ साथ जो मेंबरशिप है ऑफ सेनेट या जो उसका हाउस है नेशनल असम्बली का, वो भी साथ जाएगी। सो मेरे ख्याल से इस जजमेंट की वजह से जो आज की क्लैरिफिकेशन आई है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाजिया हो गई हैं। मुझे ये जो प्रोग्राम है जुडिशल पैकेज का, ये कहीं जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब इससे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा न्याजी साहब ये फरमाइएगा कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर साहब से और उमर अयूब साहब से ख़तो किताबत भी करता रहा, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी हम ये वजाहत करें कि हम किसको पार्टी का चेयरमैन या सेक्रेटरी माने। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसको मैं किसी नज़र से नहीं देखता, ये बस मुनाफिकत की नज़र है जो इलेक्शन कमीशन की है, या बेईमानी की या बदनीति की नज़र मुझे नज़र आती है। क्योंकि ये हमने ही पॉइंट आउट किया था, जो हमने जवाब जमा कराया था सुप्रीम कोर्ट में इनकी क्लैरिफिकेशन वाली दरख्वास्त का, कि ये देखें, ये हमें कह रहे हैं कि हम चेयरमैन कैसे माने गौहर साहब को,
और साथ ही साथ जो हमें वो लिख रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, उसमें उनको चेयरमैन मान रहे हैं, उमर यूसुफ साहब को सेक्रेटरी जनरल मान रहे हैं। तो एप्रोबेट रेप्रोबेट कहते हैं, कानून में टर्म होती है कि यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ। बेसिकली एक साइड पे अब एक बात कर रहे हैं, एक साइड पे एक बात कर रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्ट्रडिक्शन आपके वर्ड्स के अंदर, यही इलेक्शन कमीशन में हमें नजर आ रही थी। न्याजी साहब ये फरमाइएगा कि आप क्योंकि खुद एक माहिर कानून भी हैं और हमारे अदालती निज़ाम की पेचीदगियाँ और कमज़ोरियाँ हमसे बहुत बेहतर समझते हैं, तो हुकूमत अब ये जो प्ली लेने की कोशिश कर रही है या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो बातें हो रही हैं कि जी क्योंकि अभी रिव्यू पिटिशन बाकी है और वो कानून है, तो इससे ये तो हो सकता है ना कि वो इस अमल में ताख़ीर मज़ीद कर सकते हैं। देखें इमरान साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इसका मैं आपको जवाब बताता हूँ। देखें, कानूनी पोजीशन ये है कि जब तक आपकी जजमेंट इन फील्ड हो, वो सस्पेंड ना हुई हो, तो उस पे अमल करना आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, यू आर बाउंड बाय इट। अगर वो अपील स्टेज में या रिव्यू स्टेज में इंटरिम ऑर्डर के थ्रू सस्पेंड हो जाए फिर तो ठीक है, लेकिन जब तक वो इन फील्ड है, आपका रिव्यू भी नहीं लगा तब तक, या आपकी अपील भी नहीं लगी, तो यू आर बाउंड कि आपने उसके ऊपर एक्ट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है वो इन ऑपरेशन आएगा और आपके ऊपर लग सकता है। बिल्कुल, ये अब कोर्ट की स्वाबदीद है वो किस तरह इसको लेके जाता है। अब इन्होंने कह दिया कि फोर्थ विद करें आप, मतलब इमीडिएटली करें। अगर फॉर इंस्टेंस इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो फिर मेरी नज़र में मुझे नज़र आ रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन पे हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी उनके रोल को, आपने खुद बताया कि उनकी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको इसमें एक्सपोज हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। तो मेरे ख्याल से ये इलेक्शन कमीशन को के पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए, हुकूमत का तो उसमें कोई लेना देना नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करना है, हुकूमत तो कुछ मर्जी करे, उनका कुछ लेना देना नहीं है। इलेक्शन कमीशन हैज टू डू इट, अदरवाइज मुझे तौहीन अदालत की कार्रवाई। मंसूर अली शाह साहब ने गुज़श्ता दिनों एक तकरीर में भी बड़ा वाज़ेह कहा था कि ये कोई आपकी चॉइस नहीं है कि आपने फैसले पे अमल करना है, आपको लीगली आप बाउंड हैं इस चीज़ के लिए। तो इसलिए अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया है। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या करते हैं। लेकिन एक और जो ऑप्शन रखी जा रही है, एक चीज़ मैं बता दूं, देखें तौहीन अदालत का मकसद क्या होता है, मैं आपको बताऊं। ये बेसिकली इस वजह से नहीं होती कि जजेस को कोई क्रिटिसाइज करे तो उसकी आप तौहीन अदालत लगा दें। इसका मेन मकसद ये होता है कि जो ऑर्डर्स कोर्ट लेके आती है, जो लिखती है, उनको इंप्लीमेंट करना है आपने। अगर वो इंप्लीमेंट करने का उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव मशीनरी तो है नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है उनके पास, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई नहीं इंप्लीमेंट करेगा तो इस चीज पे कोर्ट कभी नहीं लीनियंट होती कि उनके ऑर्डर को आप फ्रिवलेस लेके उसको इंप्लीमेंट ना करें, उस पर कोर्ट बड़ी सख्त आती है। बुनियादी मकसद तो कानून की बालादस्ती को कायम करना होता है ना जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये फरमाइएगा बुज़ुर्ग सलमान न्याज़ी साहब, जो आईनी तरमीम की आप बात कर रहे हैं, बज़ाहिर तो अब जैसे लग रहा है कि शायद मामला कटाई में पड़ा है हुकूमत के लिए नंबर्स पूरे करने में, लेकिन ये भी एक ऑप्शन सामने आ रही थी कि शायद आईनी अदालत अलग से एक और कायम करने के हवाले से पीटीआई से भी बातचीत की जा रही है। आप कुछ कंफर्म करेंगे कि इस तरह की किसी ऑप्शन के ऊपर क्या पीटीआई कोई ऐसी बातचीत नहीं है? अच्छा, पीटीआई से कोई ऐसी बातचीत नहीं है, ना पीटीआई की ऐसी कोई पोजीशन है कि हमें आईनी अदालत चाहिए। देखें, ये कुछ लोगों को शायद समझ नहीं है, जो हाई कोर्ट होती है और जो सुप्रीम कोर्ट होती है, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही होती है। ऐसी कोर्ट जिसमें डायरेक्टली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जा सके उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं। आर्टिकल 199 में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए, और साथ साथ आर्टिकल 184(3) में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का हो। तो ये आईनी अदालतें ही हैं, इसके ऊपर क्या आईनी अदालत बनेगी मुझे समझ नहीं आ रही। फिर आपको बहुत सारी तरमीम करनी पड़ेगी, पूरा आपको अपना जुडिशल स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा अगर आप चाह रहे हैं कि एक खाली अदालत हो जिसमें आईनी मैटर्स जाएं। उसके लिए तो फिर कंप्लीट ओवरहॉल की जरूरत है, एक अदालत बनाने से कुछ नहीं होगा। मुझे तो ऐसे कॉन्सेप्ट की कोई समझ नहीं है, ना पीटीआई इस पे किसी चीज में इन एग्रीमेंट है कि आईनी अदालत बनाई जाए। और मौलाना के आप जो ऑप्शंस हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, इस पे उन्हें एतराज़ है कि उम्र की हद ना बढ़ाई जाए जिससे बज़ाहिर मुमकिन कोई भी एक्सटेंशन जो है वो ना हो सके, लेकिन इस बात पे वो कुछ इशारा ज़रूर दे रहे थे कि जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है वो एक पैनल के तरीके से हो कि पैनल में जजेस के नाम आए और उसको पार्लिमानी कमेटी या वज़ीर आज़म उसका वो कोई भी मामला तय हो सकता है, तो पिक एंड चूज जैसे आप कर लें। यानी वो अदालती इस्लाहात के तो हामी हैं मौलाना फजलुर रहमान,
लेकिन चीफ जस्टिस को लेके उनकी एक्सटेंशन के खिलाफ है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से मौलाना साहब जो हैं उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारी उनसे बातचीत जो चल रही है और होपफुली जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं मेरे ख्याल से वो उस पर एग्री कर जाएंगे। लेकिन अगर मेरे से आप पूछें, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जी आप चूज़ करें चीफ जस्टिस में से 5 में से एक चीफ जस्टिस, तो फिर तो सारा मकसद ही ख़त्म हो जाता है ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, बाकी जो स्टेट की आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं उससे। जैसे अब लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, जुडिशरी एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है। तो अगर वहीं से प्राइम मिनिस्टर ने ही चीफ जस्टिस बनाना है तो फिर इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया। दैट मीन्स के जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के नीचे ही रहेगी। तो इसी वजह से जुडिशल कमीशन है जो अपॉइंट करता है इन सारी चीज़ों को, और एक कानून है कि जो चीफ जस्टिस होगा वो सीनियर मोस्ट जज होगा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ही प्रोटेक्ट करती हैं। इस वजह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक आईन में तहरीर अपोज करेंगे, मौलाना साहब को भी अपोज करना चाहिए। ये आईन में तहरीर है कि जो टॉप मोस्ट सीनियर जज है वो चीफ जस्टिस होगा। यानी ये खाली सादा अक्सरियत से ये नहीं ये कर सकता। ये इसके लिए भी आपको आईनी तरमीम की जरूरत है और उसमें फिर वही बात आ जाएगी कि आपको 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर होगी। अच्छा, ये देखिए एक फर्क है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए आइन के अंदर लिखा हुआ है क्लियर टर्म्स में कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो ही चीफ जस्टिस बनेगा, उसके अलावा कोई नहीं बनेगा। सो आपको उसको करना है 2/3 मेजॉरिटी के साथ चेंज करें। लेकिन जो आप बता रहे हैं उसका तरीकाकार नया लाना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक चीज़ याद रखें, सब कुछ हो जाए, ये अमेंडमेंट्स भी पास हो जाए, अगर हो जाए तो ये फिर भी कोर्ट में चैलेंज हो सकती हैं। और कोर्ट कह चुकी है पिंडी बार एसोसिएशन के केस में, फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की 2015 में, कि ऐसी आईनी तरमीम जो बुनियादी ढांचा सैलिएंट फीचर जो आपका है आइन का उसको छेड़ेगा तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जुज है, इंग्रेडिएंट है आपके बुनियादी ढांचे का सुप्रीम कोर्ट। न्याजी साहब, यहाँ पे एक सवाल ये होता है पैदा के जिस तरह से माजी करीब में जुडिशरी पे जानिबदारी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, दोनों तरफ से लगते रहे हैं, और अगर कोई जज साहिबान इतने जानिबदार हो जाएं और साफ नज़र आ रहा हो, उनके फैसलों से नज़र आ रहा हो, तो फिर या उनके दूसरे जो मामलात हैं उस पर लोगों को बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हों, लेकिन सिर्फ इस बिना पे कि वो सीनियर मोस्ट हैं उनको ही चीफ जस्टिस बनाया जाए, तो क्या आप इस अमल को भी दुरुस्त समझते हैं? देखें इमरान साहब, मुझे इस वक्त चूज़ करना होता है लेसर ऑफ 2 इवल्स। एक साइड पे है सीनियर मोस्ट को आप चूज़ कर लें, ठीक है, उसमें मुझे ये तो नहीं होगा, एटलीस्ट मैं पिक एंड चूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसको चूज़ कर लूँगा। दूसरी साइड पे 4-5 में से मैंने एक को चूज़ करना है, तो जाहिर ही बात है बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर मैं तो उसी को चूज़ करूँगा जो मेरे साथ इन एग्रीमेंट होगा या मेरे आगे मुझे आंखें नहीं दिखाएगा, मेरे फैसलों को मानेगा, मेरे जब केसेस जाएंगे तो उसके ऊपर मुझे तंग नहीं करेगा। तो ये तो ह्यूमन नेचर है। आप सिस्टम ही ऐसा बनाएं कि वहाँ पिक एंड चूज नजर ना आए। सिंपल जवाब है ना कि जो बंदा ऐसा है जो बायस्ड है या जिसके कंडक्ट पे एतराज है उसको तो जज ही नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस तो दूर की बात है, उसको तो जज ही नहीं होना चाहिए। ये जो सर जो हमारी जुडिशियल जो सर एक सब इस पे ये भी ले लें कि अपने दिल पे हाथ रख के ये बताएं कि क्या हमारे यहाँ जजों का जो तकर्री है वो पिक एंड चूज नहीं है? क्या वो सिर्फ मेरिट पे हो रही है? क्या जो अभी मौजूदा तरीका राज का है वो बिल्कुल आप उसको साफ और शफाफ समझते हैं? नहीं, बिल्कुल इमरान साहब, बहुत ज़रूरत है हमें जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स करने की, लेकिन रिफॉर्म्स का कोई मकसद होना चाहिए ना। अगर ये रिफॉर्म्स मुझे याद आ जाते हैं एक हफ्ते के अंदर इस वजह से, या वो कह रही है कि हम नहीं किसी की मर्जी से ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करेंगे, आप रिफॉर्म्स लाना शुरू कर दें, ये तो रिफॉर्म्स नहीं है, ये तो आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं। या तो आपको वाकई ही सुप्रीम कोर्ट को और हायर जुडिशरी को ठीक करना है तो उसके लिए तो फिर आपको प्रॉपर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। आप अपॉइंटमेंट टाइम आज शॉर्ट है करने की जरूरत है। एक सेकंड सिर्फ इसके साथ बहस बड़ी फिर नहीं, बहस नहीं है तो फिर सर पीटीआई इस पे पार्लियामान के अंदर ये क्यों नहीं कहती कि आप आए, वाकई ही जो जरूरत है इस्लाहात की वो करें, हम आपके साथ हैं।
सर देखें, हमने तो इनको कहा कि आपने अगर नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने हैं, अगर सीरियस हैं तो चले जी लोअर कोर्ट से शुरू करें जहां पे 20 लाख केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट से शुरू करें जहां उधर लाखों केसेस पेंडिंग है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट पैकिंग शुरू करेंगे, वो रिफॉर्म्स तो नहीं है ना, वो तो आप मिनॉरिटी में लेके जाना चाह रहे हैं कुछ जजेस को जो आपको पसंद नहीं है, या आने वाले चीफ जस्टिस को। इस वजह से अगर सीरियस रिफॉर्म्स करने हैं तो बिल्कुल हम तैयार हैं करने को, तो लेकिन जहां रूट से जरूरत है वहां से की जानी चाहिए। और इसमें जो आप बात भी कर रहे थे कि अगर ऐसी कोई तरमीम की भी जाती है तो वो आगे जा सकती है। बहुत से लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जजेस की तादाद भी शायद इसलिए बढ़ाई जा रही है कि वहां पर अगर ऐसी कोई चीज आए तो उसको कैसे टैकल किया जाए। एक ब्रेक मुझे ले लेने दीजिए, मुझे दो मजीद इशू के ऊपर अबूजर सलमान नियाज़ी साहब का मौक़िफ़ चाहिए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया, एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर। तो इसको कितना सीरियस ले रही है पीटीआई, इस पे बात करते हैं। अबूजर सलमान नियाज़ी साहब, एक ट्वीट के ऊपर ये मुकदमा बना है और बगावत का मुकदमा बनाया गया है। इसके ऊपर आज हम देख रहे थे बड़ी गर्मा गर्म तकारीर भी हुई हैं मुख्तलिफ जगहों से, जो हुकूमत के बेंचेस हैं उनकी तरफ से। तो आप इसको कितना सीरियस देख रहे हैं कि एक और मुकदमा बन गया? देखें, सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा ये ऑफेंस है क्या। बगावत का ऑफेंस जो है वो तो लाहौर हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर चुकी है, सेक्शन 124A पाकिस्तान पीनल कोड का। फिर उसके अलावा जो दूसरा ऑफेंस है जो आजकल पिछले 2 साल में काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, वो है सेक्शन 505 म्यूटनी का, या 131 हो गया सेक्शन, वो भी पाकिस्तान पीनल कोड का म्यूटनी का है। लेकिन एक ट्वीट करने से तो म्यूटनी नहीं हो सकती, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है। और उस ट्वीट में लिखा क्या है ये भी बड़ा सवाल है। क्या उस ट्वीट में ये लिखा गया है कि आप सब इस वक्त आर्म्स उठा के हमला कर दें इस मुल्क के इदारों पे, सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें, पार्लियामेंट पे हमला कर दें, या किसी भी इदारे के ऊपर हमला कर दें और बिल्कुल तबाह कर दें मुल्क को, फिर तो मैं कहता हूँ गद्दारी आप कह सकते हैं, हो सकती है। लेकिन अगर ये कहना कि आप इस मुल्क की तल्ख तारीख से सीखें, लोगों के मैंडेट की रिस्पेक्ट करें और बुनियादी हुकूक की रिस्पेक्ट करें, लोग कानून के मुताबिक चलें, अगर ये बगावत है, या ये कहना कि आप स्ट्रगल करें अगेंस्ट ईवल या जुल्म के खिलाफ अपनी स्ट्रगल कायम रखें, अगर ये बगावत है तो फिर तो कुछ भी बगावत हो सकता है। तो मुझे इस ट्वीट में कुछ नजर नहीं आता। ये एफआई अपना शौक पूरा कर रहे हैं। टेक्निकली आपको लगता है कि एक बंदा जो अपना अकाउंट खुद से चला भी नहीं इस वक्त, तो राज़ाहिर है वो जेल में, उनके पास कोई फ़ोन की सहूलत तो नहीं है, तो फिर भी उस लिहाज से भी इस पे एक ज़ाहिर है यहीं पे सबसे पहला सवाल तो खड़ा हो जाएगा कि उन्होंने खुद से ये किया भी है या नहीं। देखें, ये तो आप टेक्निकल बात कर रही है ना, एक टेक्निकल ग्राउंड है, ठीक है, वो भी बिल्कुल आपका वैलिड बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा मेन इशू है मेरिट पे बात करें ना जरा, कि बगावत कैसे, ये ट्वीट, पहला सवाल तो ये है। मुझे नज़र में तो ये बगावत नहीं है, मेरे ख्याल से तो ये तल्ख आपकी तारीख है। और जहाँ तक हुकूमत के लोगों का, आज तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बिलावल भुट्टो जो है वो किस जोन में थे, वो किसको खुश करना चाह रहे थे, वो शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला करना चाह रहे थे कि जी मैं ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ आपसे, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही वो किस मकसद था उनका। तो खैर उमर यूसुफ साहब ने फिर उनको अच्छा खासा समझा दिया, मेरे ख्याल से वो काफ़ी था। लेकिन इसमें कोई ऐसी बगावत नहीं है, इतना आप कर्टेल ना करें फ्री स्पीच को, लोगों को इस तरह ना रोकें कि वो अपना आइडियाज या अपनी थॉट जो है उसको एक्सप्रेस ही ना कर सके। दिस इज नॉट एक और चीज पे मुझे, आपने फ्री स्पीच की बात की अबूजर सलमान नियाज़ी साहब, और फ्री स्पीच वाले जो सहाफ़ी हजरात हैं वो भी बड़े नाराज़ हैं आपसे, आप लोगों से। तो ये बड़ा आजकल इशू बना हुआ है, आप लोगों के और मुखालिफ कम हैं, आप सहाफ़ियों के साथ भी लड़ पड़ते हैं। तो भाई कोई अपनी राय रखता है तो रखे, आप लोग उस पर इल्ज़ामात लगा देते हैं कि ये टाउट हैं, ये पैसे लेते हैं, ये ऐसा है वैसा है। ये क्या आप लोगों की पॉलिसी है हर एक से लड़ने की? देखें, मैं तो वैसे, मुझे अगर किसी शख्स से बहुत ज़्यादा सीरियस डिसएग्रीमेंट भी हो, कितना वो obnoxious भी हो, तो मैं ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता उसके लिए। कुछ लोग कर लेते हैं, उनमें बर्दाश्त कम होती है। लेकिन एक मेरी यहाँ पे इल्तजा है कि देखें, अगर इस तरह कोई ट्वीट करना कि इमरान खान ख़त्म शुद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद, इमरान खान तो गया, उसका सर कुचलना पड़ेगा, इस तरह की ट्वीट्स करना, ये सहाफ़त है। तो फिर मुझे बता दें इस पे हमारा रिस्पांस क्या आना चाहिए।
हम ठीक है, फ्री होनी चाहिए स्पीच, कोई जिम्मेदारी भी होती है उसके साथ साथ। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट जस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट कम्स विद रिस्पांसिबिलिटी। न्याजी साहब, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब खुद आप ये कहते हैं कि जी ट्वीट पे तो एक राय है, वो कोई सियासत नहीं है, तो सहाफ़ियों के लिए आप ये क्यों कहते हैं कि जी वो ट्वीट पे राय ना दे, वो सहाफ़त है? यानी वो कुछ लिख दें तो वो सहाफ़त बन जाती है। नहीं देखें, नहीं इमरान साहब, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, राय देनी चाहिए। देखें, आपकी भी ओपिनियन है सर, गुजारिश मैं आपकी भी ओपिनियन है, मैं आपसे डिसएग्री भी कर देता हूँ। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ अबूज़र सलमान न्याज़ी की बात नहीं कर रहा सर, मैं सिर्फ अबूज़र सलमान न्याज़ी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल चले, मैं एज ए पार्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एज ए पार्टी की बात कर रहा हूँ। देखें, आपका ओपिनियन है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो पीटीआई से डिसएग्री करते हैं, बिल्कुल करें, उनका राइट है, वो पॉलिसीज पे, इश्यूज पे करें। लेकिन अगर इस तरह की आप बातें, खबरें करेंगे, ट्वीट्स करेंगे, जी इमरान खान खत्म शुद, तो जी ये तो जर्नलिज्म ना हुआ ना। अब कोई ये कहे जो जर्नलिस्ट के नवाज शरीफ खत्म शुद, तो बिल्कुल मैं कहूँगा वो भी जर्नलिज्म नहीं है, ये जर्नलिज्म नहीं है, ये ख्वाहिशात हैं। या आपको एक जैसी ट्वीट्स कर देते 10-12 बंदे, बिल्कुल एग्जैक्टली उसमें हर्फ भी नहीं चेंज होता, जेर जबर भी चेंज नहीं होती, साफ पता लग रहा होता कि आप कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं जानबूझ के। लेकिन सहाफत अगर सही करें तो हमें कोई इशू नहीं है। अब क्रिटिसिज्म तो हो जाता है जी, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं कह, अल्फाज को केयरफुली यूज करना चाहिए क्रिटिसाइज करते वक्त। लेकिन खत्म शुद वाली सहाफत जो है, इस पे हमारा सीरियस ऑब्जेक्शन है, ये सहाफत नहीं कह सकते हम इसको। चलिए, हमारे प्रोग्राम का टाइम अलबत्ता ख़त्म शुरू हो रहा है, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान न्याज़ी साहब, आप प्रोग्राम में आज हमारे साथ शरीक रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात मज़ीद करेंगे कुछ आम इशूज़ के हवाले से। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और अब थोड़ी सी बात इमरान साहब से करेंगे इस हवाले से भी कि मिसाक़े पार्लियामेंट की इमरान साहब बात हो रही है, और एक तरफ हम देख रहे हैं आज बड़ी शद्दोमत के साथ उन्दो तेज़ तकारीर हुई हैं, और साथ में मिसाक़े पार्लियामेंट या अफ़ाम व तफ़हीम या मफाहमत की बातें। ये क्या हुकूमत की दोगली पॉलिसी है, या फिर वाकई हुकूमत चाहती है सिंसेरिटी से कि कोई मिसाक़ हो जाए ऐसा कि जिससे कुछ जमहूरियत मजबूत हो? देखिए समीना, सिर्फ हुकूमत की दोगली पॉलिसी नहीं है। आप ये देखें कि यहाँ बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि शायद तमाम सियासी जमातों ने ये समझ लिया कामयाबी का नुस्खा कि जी दोगली पॉलिसी रखी। देखिए, जो भी हुकूमत, जो भी सियासी जमात हुकूमत में आती है, वो राग लापनी शुरू कर देती है कि इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत अच्छी है, वन पेज से तो फ़ायदे ही बड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, मुल्क की सलामती, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। और जैसे ही वो अपोजिशन में जाते हैं, उन्हें सबसे बुरे वही लगना शुरू हो जाते हैं। और फिर यहाँ आज देखें जी, जो आज आपने तकरीरों की बात की, तो जब अगर आप इमरान खान साहब अभी आप जिक्र कर रही थी कि वो तो खुद करते नहीं, तो खुद उनकी मर्जी से ही चल रहा है ना, वो बंद भी तो नहीं करवाते। वो तो कई दफा ये तो नहीं सुने, मैं सिर्फ टेक्निकल बात कर रही थी कि टेक्निकली इस चीज का भी वो फायदा उठा सकते हैं। टेक्निकली कह रहा हूँ कि फिर खुद वो कई दफा इसका इजहार भी कर चुके हैं मीडिया से बात करते हुए भी कि जी वो जो है मैं नहीं करता, लेकिन मैं मेरी इजाजत से होती ऑफ कोर्स, ये तो सबको पता है। अब मामला ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर वो इस बात से करते हैं तो उनके अल्फाज का चुनाव भी को बहुत अच्छा नहीं होता। फिर दूसरी तरफ से ये है कि पीटीआई के जो, अब हम उस पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनके साथ जो इतनी अरसे से हो रहा है, तो भाई तमाम लोग तो 9 मई में मुलव्वस नहीं है, जो लोग मुलव्वस हैं आप उनको सज़ा दे दें, बाकियों को तो छोड़ दें। लेकिन जो उनके साथ हो रहा है शायद उसका भी रद्द अमल है कि उनमें तलखी ज़्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में तलखी हो ही इतनी ज़्यादा गई है कि बर्दाश्त बिल्कुल रह ही नहीं गई। शायद इन्होंने ये समझ लिया है कि जो ज़्यादा बदतमीज़ी करेगा, जो ज़्यादा तलखी दिखाएगा, जो ज़्यादा एग्रेसिव होगा, उसको अवाम पसंद करेंगे। ये प्रॉब्लम है। नहीं, मिसाक़े पार्लियामेंट के ऊपर आपको लगता है कि ये सिर्फ शोशा, ये इस पे कोई आगे नहीं है? देखिए, मिसाक़े पार्लियामेंट जो है ना, मिसाक़े जमहूरियत की जब बात होती थी 2003-04 दो पार्टीज में था ना, अब ये मिसाक़े पार्लियामेंट के नाम पे बाकी सब पार्टीज को शामिल कर रहे हैं। सुन लें, उस वक्त का शायद आपको पता नहीं है,
उस वक्त भी लोग यही बात करते थे कि ऐसे ही है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कभी नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अल्लाह गरीक रहमत करे नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब को, उनका इस पे बड़ा किरदार था, उन्होंने इस पे किया और बिलाखिर ये हो गया। मैं ये समझता हूँ कि अब भी अगर सीनियर सियासतदान जो हैं उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वो मिल के अगर कोशिश करें खुलूस नीयत से, तो ये हो सकता है और होना चाहिए। अगर हम वाकई मुल्क की सियासत को किसी मुस्बत तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ये होना चाहिए। लेकिन इसमें अब जाहिर है सवाल फिर वही आ जाएगा कि ये कैसे होगा, और अगर होगा भी तो क्योंकि फ़िलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि कोई बातचीत का मूड नज़र नहीं आ रहा दोनों तरफ से। बहरहाल जो अब एक और अहम मामला है वो है इमरान साहब IMF की डील के हवाले से, और पहले जो इजलास हुए हैं उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, उसमें ज़ाहिर डिस्कस नहीं हुआ पाकिस्तान का मैटर। अब करीब है कि ये मामला डिस्कस होने वाला है, और अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये डील भी पाकिस्तान को मिल जाएगी IMF की तरफ से। इसको भी बड़ा ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेट किया जा रहा है कि वैसे कर्ज़ का ही ये प्रोग्राम है, लेकिन आमतौर पर ये वैसे हम इस मैंटेलिटी से भी कब बाहर आएंगे कि कर्ज मिलता है या कोई कर्जा रिस्केड्यूल हो जाता है और या कोई इमदाद मिल जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि जी बड़ा हमने कोई ये अचीवमेंट्स होती हैं। नहीं, ये अचीवमेंट देखें, जो भिखारी होते हैं ना उसके पास ऑप्शन नहीं होती। जब आप राह चलते, सड़क पे जाते, किसी को कुछ देते हैं तो वो क्यों कहता है अल्लाह भला करे, इसीलिए आपसे कहता है ना कि वो खुश होता है कि आपने उसकी मदद की है। तो हमारी जो है ना अलमिया तो ये है कि हमारी हालत बतौर एक कौम और मुल्क एक भिखारी की बन गई है। अब हम ये इस बात पे शुक्र अदा करते हैं कि अगर चीन, सऊदी अरब और अमारात ना होते, अपना किरदार अदा ना करते, तो हमें ये भीख भी ना मिलती। यानी आपको अपना मुल्क चलाने के लिए इस भीख की ज़रूरत है, चाहे आप इसको जो भी जिस तरह से भी लें। तो आपको जब वो मिलता है और आप दोस्त ममालिक से कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता हमारी मदद करो, वो बेचारे अपना किरदार अदा करते हैं और फिर आपको ये होता है। और अनऑफिशियली आपको बताऊं कि पाकिस्तान को कन्वे कर दिया गया है, अनऑफिशियली बता दिया गया है कि आप खातिर जमा रखें, इस बोर्ड के इजलास में ये हो जाएगा और $7 अरब की जो बात है वो एग्रीमेंट सारा हो जाएगा और अप्रूवल हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मामला हमारे लिए बाइस शर्म होना चाहिए। जब तक ये हमारे लिए बाइस शर्म नहीं होगा हम इससे नहीं निकलेंगे, चाहे वज़ीर आज़म साहब जितनी दफ़ा मर्जी बढ़ के मारते रहें। वो तो कह रहे हैं कि आखिरी प्लान है, मैं यही कह रहा हूँ ना। लेकिन जब हम इसे बुरा समझेंगे, दिल से बाकी कोशिश करेंगे कि हम इससे निकल जाएं, फिर निकलेंगे खाली बातों से। सिर्फ बुरा समझने की बात नहीं इमरान साहब, उसके लिए हमें पूरी एक हिकमत अमली बनानी है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं। हमें अपनी जाहिर है अपनी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करना है, उसमें इस्लाहात करनी है, उसके बाद ही ये मुमकिन हो सकेगा। अदरवाइज़ तो इस वक्त जो हालात हैं उसमें तो खासी मुश्किल सूरत हाल लग रही है। लेकिन इमरान साहब जो एक चीज़ इससे जुड़ी हुई है वो वही है जो बार बार बात होती है कि जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, आपको कर्ज मिल भी जाएगा, आपके कुछ ना कुछ उसके जो फ़ौरन अदायगियाँ हैं वो भी आप कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो मईशत का पहिया है अगर वो नहीं चलता, जो कि इंस्टेबिलिटी की वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो इस इंस्टेबिलिटी से निकलने का क्या आपको फॉर्मूला नज़र आता है, क्या हल नज़र आता है? एक ये मिसाक पार्लियामेंट, जब तक ये सियासी जमातें देखें कारकुन उसी वक्त तक उस पर अमल करेंगे ना जब लीडर करेंगे, और लीडर जो पार्लियामान में ये जो बैठे हैं ये वाकई मुल्क के साथ मुखलिस हों और अपनी ज़ाती जो लड़ाइयाँ उसको बुला के मिल बैठे और काम करें। उसके अलावा हर दूसरे दिन अगर आप मुकदमा बना देंगे, अब 10 आपने बंदे उनके पार्लियामेंट से पकड़ के गिरफ्तार कर लिए, उनकी आप FIR पढ़ें, खुद जब उन्होंने FIR पढ़ के सुनाई है पार्लियामेंट के अंदर, तो जो हुकूमती अरकान थे वो खुद हंस भी रहे थे और शर्मिंदा भी हो रहे थे कि किस तरह की बातें। तो ये अच्छी बात कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में जब वो FIR पढ़ के सुनाई जा रही थी तो वो अच्छी खासी डांट पे ला रहे थे कि आप लोगों ने ये किस तरह के मुकदमात जो है वो बनाए हुए हैं। ये मुकदमात इसलिए तो ये खुद ब खुद तो नहीं बन गए ना इमरान साहब, देखिए किसने बनवाए वो? फिर आप जब आप हुकूमत में हैं और आप इस तरह के काम करते हैं और उसके बाद आप आके कहें कि जी हमसे मिसाक कर लो, तो फिर ये तो बदनीयती साबित होती है ना। फिर कैसे कोई कहे कि आप खुलूस नीयत से बात करने की बात देखें। बात ये है, मैं कब ये कहता हूँ कि सारा इस पे किरदार अपोजिशन ने ही करना है। हुकूमत को हमेशा मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि हुकूमत को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए। कोई भी काम उस वक्त तक आप अपोजिशन को राज़ी नहीं कर सकते जब तक आप खुद हुकूमत उसमें बड़े भाई का किरदार अदा ना करे और ख़ुद आगे बढ़ के पहला कदम बढ़ाए और अपने अमल से ये साबित भी करे कि जनाब हम वाकई इसमें मुखलिस हो के आपके पास आए हैं और हम वाकई इस मसले का हल चाहते हैं।
फिर अपोजिशन को भी चाहिए कि उसका मुस्बत जवाब दे। लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि दोनों तरफ से, हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से सिर्फ दर्शनी चीज़ें हैं, अमलन उस पर कुछ नहीं हो रहा। चलिए जी, यहीं पे आज के प्रोग्राम को समेटते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।